हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आपके इस यूट्यूब चैनल GK एम्पायर क्लासेस में। जैसे कि हम लोग इससे पिछली वीडियो में सेट 5 तक का प्रैक्टिस सेट जो रेलवे ग्रुप डी 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 6 सॉल्व करेंगे। आइए बिना देरी के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि 6p² - 5p - 6 = 0 है। यह एक द्विघात समीकरण है। इसका मूल ज्ञात करने को कह रहा है। तो मूल ज्ञात करने को कह रहा है या तो फिर जो है 6p² - 5p - 6 = 0 है। यह ax² + bx + c इसके फॉर्म में है यह द्विघात समीकरण। आप इसे तोड़ के भी बना सकते हैं या इसे शॉर्टकट में अगर बनाएं। देखिए 6 और 6 इस दोनों को गुना करिए तो 6 × 6 = 36 हुआ। 36 हुआ, ठीक। अब इस 36 को ऐसे तोड़ना है कि -5 पूरे जाए जोड़ने पर। तो देखा जाए 36 को हम अगर 9 × 36 9 और गुने 4 9 × 36 टूट जाता है और -9 और +4 अगर रखते हैं तो -9 और +4 यह वेरीफाई कर जा रहा है -5p। जब जो हम p का वैल्यू जो निकालेंगे तो =0 रहता है। उसके बाद 0 के बाद जो 9 को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है 9 और इधर +4 है तो इधर हो जाएगा -4। और उसके बाद देखा जाए तो इस 6 जो है ना, जो इसका कोफिशिएंट है ax² जो द्विघात समीकरण इसका जो कोफिशिएंट है, इस 6 को हम इधर इससे भागा करना पड़ेगा। इससे हम अगर डिवाइड दे देंगे तो क्या बचेगा, 3 × 3 = 9 3 × 2 = 6 और इधर -2/3, ठीक है। तो 3/2 और -2/3 देखा जाए तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। या तो इसको आप सरल विधि से बनाते हैं तो इधर लिखना पड़ जाता है ना, 6p² - 9p + 4p और -6 = 0। फिर से हमको इधर कितना कॉमन लेना पड़ता है, 3p कॉमन लेते हैं। 3p कॉमन लेते तो 2p इधर बच जाता और -3 इधर बच जाता है, +2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2 कॉमन ले लेंगे तो 2p और -3 = 0। अब इसमें से 2p - 3 कॉमन एगो लिया जाएगा तो 2p - 3 एगो कॉमन लिया जाएगा तो इधर बच क्या जाएगा, 3p - +2 3p + 2 = 0। अब 2p - 3 = ये जो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा तो इधर बच क्या जाएगा, 2p = -3 तो जाके प्लस हो जाएगा 3/2। ये वाला 2 जो इधर जाएगा तो 3/2। फिर इधर 3p + 2 = ये जो 2p + 3 जो है इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3p + 2 = 0। तो इधर हम लिख सकते हैं 3p और उधर प्लस जाए तो 3p = -2 तो p = हो जाएगा -2/3। तो एगो यह मूल निकल जाएगा -2/3 एगो +3/2, यह दोनों जो निकल जाएगा तो यही मूल हो जाएगा। ऐसे ही निकालना आसान रहता है, वैसे शॉर्ट इतना लिखने की ज़रूरत नहीं था यहाँ पे। तो देखिए इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 7 = 0 है। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति क्या होता है, जब जो ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण रहता है तो जब इसका विवेचक निकालते हैं ना, b² - 4ac जब यह >0 रहता है तो >0 रहता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक होता है। कहने का मतलब मूल रियल होता है, मूल वास्तविक होता है और वह भिन्न होता है।
दोनों मूल एक दूसरे के भिन्न होता है। वही अगर इसका जो विवेचक जो होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है अगर इक्वल टू 0 रहता है तो उस स्थिति में मूल जो होता है उस द्विघात समीकरण का मूल जो होता है समान होता है। मूल क्या होता है? समान होता है और वास्तविक होता है। तीसरा कंडीशन में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 रहेगा तो उस कंडीशन में उसका जो मूल जो होगा ना वो काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो देखिए इसका हम मूल अगर निकाल लें तो मूल निकालने के लिए बी की जगह पर कितना है? ax² प्लस bx, तो बी की जगह -5 है तो -5 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4 डॉट ए की जगह पर कितना है? 1 है और सी की जगह पर कितना है? 7 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू हो जाएगा इधर 25 और माइनस 4 7 28 करने का मतलब कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है ना लेस देन 0 है। -3 आ रहा है लेस देन 0 इसकी वजह से, तो यह क्या है? अकाल्पनिक है। मतलब काल्पनिक है कहने का मतलब यह एक अवास्तविक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर इक्वल टू 18। डी ग्रेटर देन 1/d है, डी क्यू माइनस 1/d क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ अगर देखा जाए डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर तो दिया हुआ है लेकिन यहाँ डी क्यू माइनस 1/d क्यू दिया, तो इसका मान जो निकालना है तो इस तरह के क्वेश्चन में d माइनस 1/d का मान निकालना है। तो जब तक हमें d माइनस 1/d का वैल्यू नहीं पता हो जाता है डी क्यू को माइनस 1/d क्यू का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में d माइनस 1/d मान लीजिए कि d माइनस 1/d इक्वल टू है z के बराबर होगा। पता नहीं चल रहा है तो हम मान लीजिए z के बराबर है। अब क्या करना है कि इधर दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा है डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर चला जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab 2d और ab इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है? डी स्क्वायर प्लस 1/d स्क्वायर और ए डी सी डी कैंसिल और इधर जेड स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर ए माइनस बी के इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर अगर हम करते हैं तो जेड स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। 2 होने की वजह से यह जेड जो है यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 1/d का वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें जो 18 इसका वैल्यू हम यहाँ 18 रख देंगे तो क्या बच जाएगा? जेड प्लस 2। और यहाँ से क्या प्राप्त हो जाता है हमें? जेड का वैल्यू ये 2 इधर जाएगा तो 16। तो जेड का वैल्यू यहाँ से निकल गया। जेड का वैल्यू कितना? 16 जेड स्क्वायर है ना। जेड स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 16। तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? जेड बराबर 4। जेड जो 4 के वैल्यू प्राप्त हो जाता है यहाँ से। आगे अगर हम देखा जाए डी और डी माइनस 1/d का वैल्यू जेड माने है तो डी माइनस 1/d का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया? यहाँ से 4 प्राप्त हो गया। अब हम डी क्यू माइनस 1/d क्यू जब यहाँ डी माइनस 1/d इक्वल टू 4 प्राप्त हो जाता है तो डी क्यू माइनस 1/d क्यू का वैल्यू निकल ही सकता है। या तब जब जो फार्मूला लगा दीजिए डी माइनस 1/d इक्वल टू अगर किसी कंडीशन में अगर टी रहता है तो उस कंडीशन में अगर डी क्यू माइनस 1/d क्यू जो हो जाता है इसका वैल्यू जो हो जाता है ना टी क्यू और प्लस 3t के बराबर हो जाता है। इस कंडीशन में भी निकाल सकते हैं या तो ऐसा करिए अब डी माइनस 1/d का क्यूब दोनों साइड कर दीजिए। इधर भी क्यूब कर देते हैं तो यह तो बेसिक हो जाएगा। जो
डी माइनस तो देखिए ई क्यू डी क्यू माइनस 1/डी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab 3 ए की जगह पर डी और बी की जगह पर 1/डी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी मतलब डी माइनस 1/डी डी माइनस 1/डी की जगह पर कितना वैल्यू है यहाँ पर 4 इक्वल टू 64 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से डी क्यू माइनस 1/डी क्यू जो वैल्यू निकल जाएगा माइनस ई डी से डी कैंसिल हो जाएगा 3 चौका 12 माइनस 12 इक्वल टू 64। तो टोटली निकल जाएगा डी क्यू माइनस 1/डी क्यू 64 है ई माइनस 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 तो 64 और 2 66 10 76 आंसर हो जाएगा डी क्यू माइनस 1/डी क्यू। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें देखिए निम्नांकित जो है निम्नांकित बार ग्राफ दिया हुआ ई राज्य ई और बी का जनसंख्या को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसका आधार पर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। राज्य ए जो कम डार्क है जो राज्य ए है, ज़्यादा डार्क है जो राज्य बी है। तो ई और बी 2016 में 17 में 18 में 19 में 20 में 21 में दिए गए सभी वर्षों के लिए राज्य बी की औसत जनसंख्या मतलब सभी वर्षों में ई और बी का जो राज्य ए और बी का औसत जनसंख्या दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि दिए गए सभी वर्षों के लिए राज्य बी की औसत जनसंख्या लगभग कितनी है। तो राज्य बी की जो गाढ़ा वाला है ना तो देखिए इधर 38 2016 में 17 में है कितना 52 18 में है 58 ये सब लाख में है 58 लाख 2019 में है 60 लाख इसके बाद है 20 में कितना 68 लाख इसके बाद कितना है 72 लाख। सभी को जोड़ देंगे औसत निकालने में क्या होता है सभी को जोड़ के जितना नंबर ऑफ टर्म्स जो दिया हो उससे हम भागा कर देंगे। तो सभी वर्षों में औसत लगभग कितना जनसंख्या हो जाता है 8 2 10 10 8 18 8 26 2 28 के 8 हाथ में 2 2 3 5 5 10 5 15 6 21 6 27 27 7 34 पूरा वैल्यू कितना आ जाता है 348 कितने वर्ष में है तो वहाँ 1 2 3 4 5 6 वर्ष में 6 से भाग कर देंगे तो 6 पंचे 30 4 34 48 होता है 6 48 करने का मतलब उसका जो औसत जनसंख्या है राज्य बी का सभी वर्षों में जो औसत जनसंख्या होगा 58 लाख जनसंख्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन है ये जो है क्या है एक बेलन है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तो इसका जो व्यास जो है 10 है ठीक जब व्यास 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगा। व्यास 10 है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करने का मतलब इसका जो ये जो सरफेस एरिया जो होगा ये वाला भाग और नीचे में जो होगा ये वाला भाग जो है बेलन का जो है ये वाला भाग सभी भागों का क्षेत्रफल निकालना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो साइड से जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया और प्लस ऊपर वाला ये क्षेत्रफल जो है सो ऊपर वाला क्षेत्रफल एक प्रकार के वृत्त है। अब वृत्त इसका क्षेत्रफल निकालेगा तो ऊपर वाला क्षेत्रफल का πr² है नीचे वाला का क्षेत्रफल निकालेगा πr²। तो हो जाता है क्या 2πr²। दोनों को जोड़िएगा टोटल सरफेस एरिया बराबर कर्व सरफेस एरिया और प्लस 2πr²। अब करा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr यहाँ छोटा है ठीक है अब प्लस 2πr²। यहाँ से अगर अब टोटल सरफेस एरिया देखते हैं तो इधर 2πr इधर भी है 2πr इधर भी है 2πr हम कॉमन ले लेंगे 2πr कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बच जाता है
एच, इधर क्या बच जाता है, एगो आर बच जाएगा, 2πr इंटू आर प्लस एच, इसका टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला तो निकल गया। अब कहा जा रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 330 वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि हाइट व्यास 10 है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यह ना टोटल सरफेस एरिया ई जो बराबर हो जाएगा कितना, 330 वर्ग सेंटीमीटर का, 330 वर्ग सेंटीमीटर के। और यहाँ पर हम रेडियस कितना डाल देंगे, रेडियस है यहाँ पे 5, तो 5 दूना 10 पाई हो जाएगा, 10 पाई इंटू एच प्लस आर के जगह पर 5 इक्वल टू 330, तो एच प्लस 5 इक्वल टू 330 अब बट्टे में 10 पाई, 10 अब पाई जो है कितना 22/7, तो 7/22, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 321/2 हो जाएगा यहाँ 21/2। अब एच प्लस 5 का वैल्यू देखा जाए तो एच प्लस 5 का वैल्यू कितना है 21/2, 21/2 करने का मतलब 10.5, तो एच का वैल्यू हो जाएगा कितना, 10.5 में से 5 जाएगा तो 5.5। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य और 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर 25 है, तो बिल वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई 100 रुपये का सामान है, 100 रुपये का सामान था, तो क्या कहा जाता है कि शुरुआती कंडीशन में कहता है कि हम अगर 32% की छूट देंगे, कितना प्रतिशत की छूट दे रहा है, डिस्काउंट 32% की छूट, ये पूरी मार्केटिंग प्राइस है, उस पर 32% की छूट दिया जा रहा है, तो 32% की छूट दिया जा रहा है, तो वो कितना में सामान बिकाएगा छूट देने के बाद, तो यह बिकाएगा 68 में। फिर से कहा जा रहा है कि यदि उस पर 20% की 2 क्रमिक छूट, तो एक बार जो 20% की क्रमिक छूट, एक बार की 20% छूट देगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80। कहा जा रहा है कि फिर से इस पर 20% की छूट, फिर से इस पर 20% की छूट, तो 80 का 20% कितना हो जाएगा 16, तो 16 घटाएंगे तो किधर हो जाएगा 60,64, 64,670, ठीक है 64। और बोला जा रहा है कि इसका अब सेलिंग प्राइस इसका 64 हो जा रहा है, लेकिन शुरुआती कंडीशन में 68 हो जा रहा है, और इस दोनों का जो अंतर दे रहा है क्वेश्चन में जो 25 के बराबर, और इस क्वेश्चन के हिसाब से 25 के बराबर है, इस रेशियो के हिसाब से कितना है 4 के अंतर है, 4 जो अंतर है 25 के बराबर है, ठीक है। तो बिल की वास्तविक राशि क्या है, तो बिल की वास्तविक राशि 100 के बराबर है, तो 100 के बराबर 4 बराबर 25 के, तो 100 बराबर कितना, तो 1 बराबर 25/4 गुने 100, 4 25 से 100, 25 25 625 रुपया उसका वास्तविक राशि है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी समूह में, कोई समूह है जिसमें पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं, पुरुष भी शामिल है महिला भी शामिल है, मेल फीमेल और चाइल्ड तीनों शामिल हैं। यदि उनमें से 40% पुरुष है, मान लीजिए कि इसमें 40% पुरुष है, 35% महिलाएं हैं, 35% महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं, तो 100% में से 40 ये है, 35 फीमेल है, तो कितना बच जाता है 40 30 35 75, तो इधर 25 बच जा रहा है, 25% बच्चा होगा। यदि उनके औसत वजन क्रमशः 70 किलोग्राम है, इन नंबर्स हो गया ना 40 गो,
एवरेज कितना दे रहा है, पुरुष का एवरेज दे रहा है 70 किलोग्राम है सभी का, इसका 60 किलोग्राम है, और जबकि चाइल्ड का जो है औसत वजन 30 किलोग्राम है। तो उस समूह का औसत वजन कितना हो जाएगा, तो समूह का औसत वजन निकालने के लिए इस 40 को मेल का औसत वजन 70 है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा इसका 2800 किलोग्राम है। सभी मेल का औसत वजन मिला के कुल वजन मिलाएंगे तो 2800 किलोग्राम हो जाएगा। उसी बार फीमेल का औसत कुल वजन कितना हो जाएगा, 0 6 5 30 के 0 हाथ में 3 17 18 19 20 21, और इसका हो जाएगा 25 या 75 750। अब बोले ज़रा उस समूह का औसत वजन, तो समूह का औसत वजन के लिए इस टोटल का सभी को जोड़ना होगा हमें, तो 0 0 0 0 हो जाएगा, 5 का 5 रहने देते हैं, 7 7 1 8 8 8 16 के 6 हाथ में 1 1 2 3 2 5 5650 टोटल हो गया। और टोटल नंबर्स कितना है, 40 35 25 100 के बराबर है। 100 से भाग करेंगे तो 56.50, उसका औसत, उस समूह का औसत वजन होगा 56.5 किलोग्राम होगा, यहाँ ग्राम दिया हुआ है 56.5 किलोग्राम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ यक्स का वैल्यू निकालना है, 40/35 है, तो 35/x करने का मतलब 40/35 जो है ना, यह समान अनुपात में किसके, 35/x के। तो यहाँ से x के वैल्यू ध्यान देखिए, 5 8 40 5 7 35, ठीक है। इधर x बराबर क्या हो जाएगा, 35 × 7/8, तो 7 5 35, 7 21 22 23 24 240/8 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है। वास्तविक बाट से 30% कम है करने का मतलब, कोई बाट जो होता है 1 किलोग्राम वाला ही मान के चलते हैं, कोई बाट जो होता है एक्चुअल में कितना होता है, 1000 ग्राम का होता है। 1 किलोग्राम का जो बाट होगा वो 1000 ग्राम के होता है, और क्या करता है वास्तविक बाट से क्या 30% कम वज़न करता है। करने का मतलब वो इसका जो 30% निकालिएगा कितना हो जाएगा, 700। 30% 300, तो कम करने के बाद 700 हो जाएगा, 700 ग्राम। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए कोई कुछ खरीदने गया, मान लीजिए मैदा ही खरीदने गया, तो मैदा खरीदने गया, वह 1000 ग्राम का 1000 रुपया मान लीजिए लेता है वह दुकानदार। उसका रेट जो है 1000 ग्राम का 1000 रुपया, मतलब 1 रुपया प्रति ग्राम है। जब एक ग्राहक जाता है उसके पास, तो कहा जाता है जो जितना जो रेट है ना, उस रेट से हम 25% ज़्यादा लेंगे। तो कहने का मतलब वह लेगा कितना, 25%, इसका 1250 रुपये प्रति किलोग्राम से के हिसाब से बोलता है हम बेचेंगे, 1250 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और 1250 वो तो दिखावा करता है सर 1250 रुपये प्रति किलोग्राम, लेकिन एक्चुअल में वो है दुकानदार जो 1000 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ही खरीद के लाया है वह, और कह रहा है सीधा से दिखा रहा है 1250 रुपये प्रति किलोग्राम के वजन से हम बेचेंगे। तो ये वो ई प्रॉफिट तो होबे करेगा उसको, और ऊपर से बोला जा रहा है कि उसमें से जब जो वज़न का प्रयोग करता है ना, तो बाट में 30% कम वाट का भी प्रयोग कर लेता है एक बेईमान दुकानदार। 30% कम, तो इस 7000 ग्राम के जगह पर उसको कितना दे रहा है, 700 ग्राम वजन दुकानदार जो है ग्राहक को दे रहा है। तो ये 700 रुपया का सामान न दे रहा है उसको, तो सिर्फ 700 रुपया का सामान दे रहा है, और ग्राहक से वो 1250 रुपया ले रहा है। ठीक, तो कितना का फ़ायदा हो जाता है, 550 रुपया का फ़ायदा हो जाता है उस दुकानदार को। कितना से, तो 700 रुपया दुकानदार का जा रहा है यहाँ से, 700 550/700 × 100 उसका प्रॉफिट। प्रतिशत में अगर बदलेंगे तो 0 से 0, इससे कैंसिल, इसका जो 7 7 49 6
7 7 8 56 78 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऑप्शन लगता है अगला स्लाइड में चला गया है क्या? हाँ, 78.57% हो जाए इसका सही आंसर। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 32 है। तो दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। तो दोनों में से बड़ी संख्या, मान लीजिए कोई पहल का संख्या ही दूसरा संख्या है, दोनों संख्याओं का योग 32 है। ठीक है, 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। ये जो है मान लीजिए पहल का संख्या, दूसरा का संख्या जो है, एक संख्या जो दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक तो हुई तो है ही, 18 अधिक है तो इधर बच कितना जाता है 32 में से, तो 32 में से अब बच जाता है 18 14, तो 14 में से इस दोनों में बढ़ जाएगा 7 और इधर 7, तो पहल का संख्या हो जाएगा कितना 25, दूसरा का संख्या हो जाएगा 7। तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दोनों में से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 25 वाला हो जाएगा। सरल करने को बोल रहा है, 8 का स्क्वायर गुने 3 का क्यूब है 64 81 है। तो इस 8 का स्क्वायर इधर रहने ही देते हैं, 3 की पावर 3 रहने देते हैं, इधर 64 का वर्गमूल निकालेगा तो 8 हो जाएगा, इधर रूट 81 का वर्गमूल निकालेगा तो 9 हो जाएगा। तो इधर 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये 8 कैंसिल, इधर 3 के स्क्वायर है 9 ऊपर जाएगा, तो स्क्वायर कैंसिल कर देगा तो सिर्फ 3 बचेगा, तो क्यूब से ये कैंसिल, बच कितना जाता है 8 गुना 3 8 3 24 आंसर हो जाएगा। आप इसको बढ़िया से तोड़ के भी बना सकते हैं, बनाइए वीडियो रोक के। फिर से वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहयुग्म सहअभाज्य नहीं है? तो सहअभाज्य संख्या कौन होता है? ऐसा युग्म जो जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है HCF एक आवे। तो देखा जाए तो इसमें से अभाज्य नहीं है, सहअभाज्य कहा जा रहा नहीं, इस पर ध्यान देना होगा। तो देखिए 11 और 13 के HCF निकालिए एक आ रहा है, तो ये तो सहअभाज्य है। 17 और 23 का निकालिए, ये भी सहअभाज्य है। 17 और 34 का HCF आप निकालते हैं तो 17 आ जाता है, यह सहअभाज्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डायमंड वर्क का क्वेश्चन है यह, देखिए राजू और रमन एक कार्य को 12 और 16 दिनों में करता है। राजू और रमन एक कार्य को 12 दिन में और 16 दिनों में कर रहा है, टाइम है दिया हुआ। राजू 12 दिनों में किसी काम को कर सकता है, तो वही रमन 16 दिनों में उसी काम को कर सकता है। यदि वे राजू आरंभ वैकल्पिक रूप से कर रहा है, तो देखिए वैकल्पिक रूप से करते हैं, टोटल यूनिट वर्क निकाल लीजिए, तो 12 और 16 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 48, तो 48 हो जाएगा, तो 12 चौक 48, एफिशिएंसी इसका कितना हो जाएगा 4, जबकि इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3। तो राजू जो है 4 यूनिट प्रतिदिन करेगा काम, रमन जो है 3 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा, तब ना वहाँ 16 दिन में 48 यूनिट काम कर लेगा। तो इसका एफिशिएंसी निकल गया। और बोला जा रहा है कि यदि वह राजू से आरंभ होता है, राजू से काम आरंभ होता है, कहने का मतलब पहल का दिन जो है राजू कार्य आरंभ करता है, तो राजू 4 यूनिट कार्य करेगा। यदि राजू काम आरंभ करे वैकल्पिक से एक दिन छोड़ के दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा? पहला दिन राजू आता है, तो फिर दूसरा दिन जाके रमन आता है, तो रमन आएगा दूसरा दिन जाके, तो फिर 3 यूनिट कार्य करेगा। फिर राजू आएगा तीसरा का दिन, तो 4 यूनिट ऐसे ऐसे काम करके फाइनल करेगा ये। तो देखा जाए तो पहला दिन और दूसरा दिन मतलब 2 दिन मिला के यह 7 यूनिट कार्य करता है। 2 दिनों मिला के 7 यूनिट कार्य करता है दोनों मिलके। तो ठीक उसी प्रकार 48 यूनिट कार्य करने में कितना दिन लग जाएगा? तो 48 इधर से हम 6 से गुना कर दें, 7 7 49 ज़्यादा हो जाता है, 6 से गुना करते हैं इधर भी। तो कहने का मतलब यह 12 दिन में 42 यूनिट कार्य करेगा। 12 दिन में 42 यूनिट कार्य
13वां दिन जाएगा 13वां दिन, तो 13वां दिन कौन कार्य करेगा? राजू। कल की ऑड वाला नंबर पे, ऑड वाला दिन पे, मतलब ऑड वाला दिन पे कौन काम करता है? राजू ना काम करता है। तो 13वां दिन फिर राजू आएगा तो 4 यूनिट कार्य करेगा। तो 13 दिन मिला के कितना? 46 यूनिट कार्य, 42 गुआ 4 वो 46 यूनिट कार्य हो जाएगा। तो 46 अब बच कितना गया? 2 दिन और। तो 14वां दिन आएगा, तो 14वां दिन पूरा 14 दिन में का 14वां दिन जो है उसका पूरा दिन तो ना लगेगा। तो 13 दिन प्लस 2 यूनिट कार्य है जो, इसका एफिशिएंसी कितना है? 14वां दिन में ही ना आएगा, क्या नाम है इसका? रमन। तो 3 इसका कार्य करेगा। तो 13.2/3 इसका कुल दिन लग जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कार जो है 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय लेगा? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 275 किलोमीटर है और बोला जा रहा है कि 5 घंटे में तय कर लेता है। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 50-25 2 50-25। इसका स्पीड जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, कहने का मतलब 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने समय लगेगा? तो 250 दूरी, समय बराबर दूरी बट्टे 40, 0 से 0 काटिए 50-25, करने का मतलब 5 घंटा लेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन में यदि किसी समबाहुभुज के, मान लीजिए ये कोई समबाहुभुज है, ठीक है, क्या है? यह एक समबाहुभुज है, पॉलीगन जिसे कहते हैं, और किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण 160 डिग्री है। ये कोण जो है ना, यह 160 डिग्री है, ये भी कोण 160 डिग्री है, जो कहने का मतलब है प्रत्येक अंतः कोण जो है 160 डिग्री है। तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी भुजा होगी वो तो नहीं पता चलता, लेकिन ये एंगल 160 डिग्री दिया हुआ है। तो वैसे तो फॉर्मूला की विधि से बना भी सकते हैं, लेकिन देखिए इसका शॉर्ट बनाने की विधि ये है कि ये एंगल 160 डिग्री होता है किसी भी समबाहुभुज के अंतः कोण, किसी भी समबाहुभुज के एक अंतः कोण और बाह्य कोण मिला के जो होता है ना पूरा 180 डिग्री होता है। मान लीजिए समबाहुभुज है, इसका अंतः कोण कितना है? 160 डिग्री है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी समबाहुभुज के अंतः कोण बाह्य कोण मिला के 180 डिग्री होता है। तो इस समबाहुभुज की 160 डिग्री या अंतः कोण है तो बाह्य कोण 20 डिग्री हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब जो और साइड जो होता है ना, हाँ एक चीज़ और, किसी भी समबाहुभुज का, किसी भी समबाहुभुज का जो समबाहुभुज का, किसी भी समबाहुभुज का बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का जो योग होता है ना, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो जब एक बाह्य कोण कितना है? 20 डिग्री के बराबर है और टोटल कितना है? 360 डिग्री है। टोटल कितना है? 360 डिग्री है। तो यहाँ से आप देखा जाए तो 360 में अगर 20 से हम अगर भागा के देते तो कितना? 18, करने का मतलब साइड 18 होगा। तो वही इस ऐसे भी निकाल सकते हैं, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं और इसकी ऊंचाई 4 के सार्वंतर में है। समानांतर श्रेणी में यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है तो और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग इकाई है, तो सबसे बड़ी समानांतर भुजाओं की लंबाई और सबसे छोटी समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात कहा जा रहा है कि देखिए
यह क्या है, एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में दिया जा रहा है कि इसका जो हाइट जो है ना, इस समलंब चतुर्भुज में सबसे बड़ी भुजा है, और बाकी बात ये भुजा और ये समानांतर भुजा जो है छोटी है, और 4 के सार्वंतर में सभी भुजा। और बोला जा रहा है कि उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है, 4 की ऊंचाई 4 के सार्वंतर में है, समानांतर भुजा और उसकी ऊंचाई 4 के सार्वंतर के साथ यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर यह h माइनस इस भुजा को लंबाई मानिए देते हैं ए बी सी है, डी है और यह ई है। मान लीजिए ए बी भुजा की लंबाई यदि h माइनस 8 है तो 4 के सार्वंतर में है तो h माइनस 8 है, तो इस ई और सी के भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, इसी भुजा की लंबाई जो होगा h माइनस 4 हो जाएगा। बढ़ते क्रम है, मतलब 4 बढ़ते गया हुआ है भुजा की लंबाई, और इससे भी बड़ा भुजा है h माइनस 4 में 4 जोड़ेंगे तो यह h हो जाएगा। जो कहने का मतलब 4 के सार्वंतर, जो APGP पढ़े हुई है तब को याद होगा, उसी क्रम में है यह। समलंब चतुर्भुज 160 वर्ग इकाई हो तो सबसे बड़ी समानांतर भुजा, और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने हाइट। तो समानांतर भुजाओं का योग निकालिएगा यहाँ से, तो 2h माइनस 12 और इंटू हाइट, टू एच माइनस 12 इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, कितना है 160 के बराबर। यहाँ से देखा जाए तो 2 अगर हम इसको गुना करते हैं 2h स्क्वायर माइनस 12h, ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 320, तो इधर 320 है, इसका माइनस 320 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो उधर 0 चले गए, h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 160 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखिए 160 को हम कैसे तोड़ें, 16 दाहीं की 160, हाँ ठीक है 16 दाहीं की 160, और 16 में से 10 जाएगा 6, ठीक है, माइनस 100 और प्लस 10। जब जो h का वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव में चल जाएगा 16 और प्लस 10 है तो माइनस 10, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे 16। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, तो यह h वैल्यू हो जाएगा कितना 16। इसका जो वैल्यू ये जो हो जाएगा 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12, इसी की लंबाई 12 हो गया। तो बोला जा रहा है तो सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई सबसे छोटी समानांतर भुजा की लंबाई से अनुपात, तो सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई कितनी है 12 और सबसे छोटी समानांतर भुजा की लंबाई है 8, तो अनुपात निकल गया 4 तिया 12 4 2 8, 3:2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया, मान लीजिए कि यह कोई मीनार खड़ा है, ठीक है, मीनार खड़ा है और 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर सूर्य का उन्नयन कोण, मान लीजिए कोई कंडीशन में सूर्य यहाँ रहा होगा, ठीक है, सूर्य यहाँ रहा होगा तो उसकी जो छाया जो पड़ रहा होगा ज़मीन पे ऐसे पड़ रहा होगा, ठीक। तो इस कंडीशन में कितना यह भूमि के साथ जो यह छाया जो है मीनार की छाया 60 डिग्री के एंगल बना रहा होगा उस टाइम। बाद में होता क्या है कि जब सूर्य जो ढलने के क्रम में यहाँ से यहाँ पर जब पहुँचने वाला होता है तो उसका जो छाया जो है और बढ़ते जाएगा, तो यहाँ से अब यह छाया यहाँ पर बनने लगा है, और बढ़ने के क्रम में जब ये छाया इधर बढ़ेगा तो एंगल यहाँ से घट जाएगा। इसको
ठीक है। 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री से 30 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो इस छाया बढ़ने के कारण क्या होता है कि मीनार की छाया की लंबाई जो होता है 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई जितना रहा होगा ना छाया की, उससे क्या होता है कि फिर 40√3 मीटर वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई जो होगा 40√3 मीटर हो जाएगा। अब तो बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई यही इंच रहा होगा। अब क्या करते हैं, शॉर्ट से बनाने की विधि हम देखते हैं। अगर हम मान लीजिए कि 30 है, ठीक, 30 है, 30 बराबर इंच है, मान लीजिए यहाँ 1 है, 30 बराबर 1 है, तो 60 ही पूरा एंगल इसके लिए कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 30 है, 30 60 हो जाएगा पूरा एंगल ना। 30 बराबर यहाँ 1 है, तो 60 बराबर कितना के हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 30 बराबर 1 के, तो 60 बराबर कितना, √3 का। ठीक उसी प्रकार 60 बराबर यहाँ 1 के है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, इसकी लंबाई जो सेम ही रहेगा। 60 बराबर यहाँ 1 के है। अब इस त्रिभुज के लिए तो यह तो 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 60 है। तो यहाँ 60 बराबर 1 के, तो 30 बराबर यहाँ कितना आ गया, 1/√3 क्या। अब देखा जाए तो देखिए इसका लंबाई तो दिया हुआ, इसका लंबाई नहीं दिया हुआ है। तो √3 यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1/√3 है। इसमें से हम इसको जो घटा देंगे तो ये वाला भाग ना आ जाएगा। तो देखिए √3 - 1/√3 घटा देंगे तो इसका भाग निकल जाएगा ना, और इसका भाग दिया हुआ है 40 और √3। तो √3 में से √3 में से एक जगह 2/√3, 2/√3 इक्वल टू 40√3। इसे ही कैंसिल 20, √3 से √3 20 60, मतलब 1 बराबर कितना क्या है, 60 के। तो 1 बराबर 60 की हम हाइट कितना माने, 1 के ना माने हैं, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। सरल करने को बोल रहा है, ये सब तो आप अपनों से भी बना सकते हैं। इसमें जैसे गुना कर दीजिए, 6x³ - 12x² प्लस 18x - x³ - 2x + 3, ठीक है। तो 6x³ - x³ कितना हो जाएगा, 5x³। देखिए 5x³ सब में है, 5x³ - 12x² -12x² प्लस 18x - 2x प्लस 16x और प्लस 3। देखिए मिला ये 5x² - 12x² प्लस 16x प्लस 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें इसको सिंप्लीफिकेशन है या इसको सरल करना है। सरल करना है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, 63 में से 52 जाएगा, कितना हो जाएगा, 11। 52 1 53 10 53 11, 11 से हम इसमें फिर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 11 गुने 22, तो माइनस 11 दूना 22 के 2, हाथ में 2, 11 दूना 22 2 24, इतना हो जाता है -242। अब ये भी गुना है, तो इसको भी गुना की क्रिया करेंगे तो 21 का 21 और हाथ में 2, 21 दिया 63 1 64 65 651। अब देखिए यहाँ पर भी गुना है, ये तो पॉजिटिव में आया। 50 25 हाथ में 2, 15 10 2 12 के 2, हाथ में 1 15 15 1 16 1625 हो जाएगा। अब 1625 6 से 51 इस दोनों को जोड़ते हैं तो 6 5 1 6 5 2 7 6 16 22 2276 में से 242 को घटा देना है। 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 4 जाएगा 3, 22 में से 2 जाएगा 20, 2034 देखिए है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहित का वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है, ठीक है। उसका 15,000 रुपया प्रति माह उसका क्या है, सैलरी है।
सैलरी कितना है 15,000 रुपये प्रति माह। वह घर के किराए पर 5,000, घर के किराए पर 5,000 रुपया, मतलब हाउस रेंट पर कितना 5,000 रुपया खर्चा कर देता है। बिल पर कितना खर्चा कर देता है 2,000 रुपया, और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। तो सेविंग कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 2 7, तो इधर 8,000 रुपया सेविंग करता है यह प्रति माह। ठीक है, तो उसकी मासिक बचत है शेष राशि। यदि वो अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन के समारोह पर खर्च कर देता है, तो क्या होता है कि साल भर में तो जन्मदिन तो एक गो होगा, तो एक्सपेंड कितना कर देगा साल भर में, एक्सपेंड कितना करेगा अपने जन्मदिन पर, कितना 8,000 रुपया कर देगा खर्चा। तो 8,000 रुपया खर्चा कर देगा, तो इधर का साल भर में उसका बचत कितना हो जाएगी एक वर्ष में उसके द्वारा बचत। तो अगर वह नहीं खर्चा किया रहता है तो टोटल 12,96,000 रुपया उसका बचत हो जाता है। लेकिन एक जन्मदिन पर एक महीना का जो सेविंग है वो खर्चा कर देता है। तो इधर 11 महीना गुने 8,000 रुपया बराबर 88,000 रुपया हो जाएगा इसका सही आंसर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोल 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले का प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार कितने कांच बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आयतन जो होगा उसके आयतन के बराबर होगा, यही उसके कई गुना के। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू आर क्यू की जगह पर 666। ठीक है, अब छोटका गोला बनेगा 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, कितना छोटका गोला बनाया जा सकता है वही ना पूछा जा रहा है। तो इसका जो 0.3 है 3/10 कर देता है। ठीक, आर क्यू 4/3 गुने 4/3 पाई, तो 4/3 पाई आर क्यूब इधर हो जाएगा, इधर भी 4/3 पाई आर क्यूब। यह जो x के मल्टीपल में बनेगा ना कितना गोला, इसका ज़्यादा गोला बनेगा, उसका छोटा छोटा बनाएंगे तो अब काटिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। इधर देखा जाए तो 3 से काटेंगे तो 2, फिर इस 3 से काटेंगे 2, 3 से काटेंगे 2, ई काट दीजिए, तो पूरा को काटेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 बच जाएगा 8, और ये 10 वाला तीनों तो रह जाता है ना, तो 8,000 हो जाएगा टोटल। 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निषेधित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 82,500 है, तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मिश्र धन दिया हुआ है, तो देखिए 2 वर्ष में इसका जो साधारण ब्याज जो हो जाएगा प्रिंसिपल के कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा, 25% साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 25% अगर प्रिंसिपल का साधारण ब्याज होगा 25% का होने का मतलब कितना 1/4। यदि 4 प्रिंसिपल होगा तो 1 क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा, और 4 और 1 प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मिश्र धन हो जाता है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 मिश्र धन है। यहाँ क्वेश्चन में कितना होता है मिश्र धन 82,500 के, तो 5 बराबर कितना 82,500 के। तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करने को कह रहा है, तो 5 साधारण ब्याज 1 के बराबर है, तो 5 बराबर 82,500 के, तो 1 बराबर कितना के है, तो 1 5 से भागा करिए इसमें गुणिए कर दीजिए, बात तो पड़ेगा 5 से 82,150 में भागा 16,85 या 2,55 करने का मतलब 16,500 रुपया ब्याज हो जाएगा इसका। इसमें माध्यिका वर्ग निकालने को कह रहा है, तो माध्यिका वर्ग में हम इधर जगह CF निकली, CI है EF है, तो CI या F जो है नहीं, ये तो माध्यिका थी वर्ग
अंतराल है, वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता है। यहाँ संचयी बारंबारता जो निकालते हैं यहाँ, उतना लिखने से अच्छा है कि देखिए यहाँ 12 हो जाता, 12 15 यहाँ 17 27 हो जाता, 27 13 यहाँ 40 हो जाता, 40 और 10 50 हो जाता। तो 50 n/2 का वैल्यू निकाल देते 25। अब 25 से जस्ट बड़ा कौन है? 27 है। तो यही 50 और 100 वाला देखिए 27, 25 से जस्ट बड़ा है। अब 27 जो है किसका संचयी बारंबारता है? इस माध्यिका वर्ग का, इसलिए 50 और 100 जो है इसका माध्यिका वर्ग हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। 108 और 144 का HCF ज्ञात करने को कह रहा है। तो 108 और 144 का HCF निकालिए। 108 है, ये कितना है? 144 है। 108 और 44 को फैक्टर तोड़ के बनाते 12 नमा 108, तो 12 नमा 108, 12 नमा 3 के स्क्वायर। इसको फिर अगर हम तोड़ते हैं 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12। अब इधर देखिए इस 3 के पावर 2 है, तो टोटल मिला के इसको 12 बढ़िया 144 तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 12, फिर इसको तोड़ेंगे 2 दूना 4 तिया 12। 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 के पावर इधर होगा 4 गुने 3 के पावर 2, इधर हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3। ठीक है। अब देखिए HCF में क्या होता है, ऐसा लीजिए जो दोनों में कॉमन हो। 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 2। तो यहाँ पर इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2 कॉमन हो जाएगा। इसमें 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा 2 के पावर 2। आप देखिए 2 दूना 4 और 4 नमा 36 हो जाए इसका सही आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको सरल करने को कह रहा है, तो माइनस में देखिए माइनस में है पावर, तो माइनस में पावर, तो इसको नीचे भेजेंगे तो पूरे प्लस में हो जाएगा। तो 1/3 का पावर 3, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 1/5 के पावर 4 प्लस 1/15 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम उसको पलटाएंगे इसको 3 तो ऊपर चला जाएगा, काहे कि देखिए 1 है, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, फिर बट्टे में 1/3 है, तो 1/3 है, भागा में तो उसको गुना में जाएगा तो पलट के 3/1 हो जाएगा। उसी प्रकार सब वैसा ही हो जाएगा घूम के। तो 3 के पावर 3 प्लस 5 के पावर 4 प्लस 15 के पावर 2, तो 3 तिया 9 तिया 27, इसका 25 25 है 625, और इधर 15 15 या 225 जोड़ने के बाद 7 5 12 5 17 के साथ हाथ में 1 1 2 3 2 5 2 7 6 2 8 877 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 877। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि दिए गए 4 वर्ष में, ये जो 2018 19 20 21 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पादन कंपनी की किन शाखाओं का औसत उत्पादन न्यूनतम था? तो औसत यक्स का कि वाई का कि जेड का, किसका औसत उत्पादन न्यूनतम था? न्यूनतम निकालने के लिए हमें सभी का औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। जैसे हम यक्स का औसत उत्पादन निकालते हैं, तो यक्स का औसत उत्पादन निकालने के लिए हमें औसत उत्पादन यक्स कौन है? कम फीका वाला जो है ये पहल का जो खंभा स्तंभ है उसका, तो 50 45 जोड़िए 95 95 या 95 500 150 150 200, तो 200 अब बट्टे में कितना हो जाएगा 2 2 4, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 50, यक्स का एवरेज
50 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार y का हम एवरेज अगर निकालते हैं तो y देखिए ये जो है 35 35 और 45 35 5 40 40 80 80 और 85 या 40 125 125 5 30 50 180 इसका कुल 180 है। अब एवरेज निकालने के लिए 4 से हम भागा करेंगे तो 4 चौका 16 4 चौका 16 2 18 4 पंजे 20 45। अब जेड का एवरेज निकालिए 45 40 85 50 या 40 125 125 185 185 या बट्टे में 4 4 चौका 16 और 2 18 25 4 तक 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो देखा जाए तो इसमें सबसे न्यूनतम किसका है तो y का है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की इस सेशन का जी लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हम अगले वीडियो में सीट 7वां नंबर सीट इसको लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।